Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आज हम लेक्चर नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 16 का जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब आपने कुछ लेक्चर्स पहले मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें आपने डिफरेंट एवरेजेस कैलकुलेट की थी। उन एवरेजेस में मीन, मीडियन और मॉड भी कैलकुलेट किया। अब मीन की फर्दर आपने थ्री जो है वो टाइप्स देखी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आप जब भी कोई हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे तो आपको अगर ये चेक करना है कि कौन सा डेटा जो है वो ज़्यादा बेटर है तो आप क्या करते थे। से हम अरिथमेटिक मीन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम तीनों या जो जितने भी आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है आप उनकी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते थे। जिस डेटा की अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती थी वो आप चूज कर लेते थे बेटर के तौर पर, यानी वो डेटा जो है वो बेटर होता था बाकी डेटा से। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जिसमें अरिथमेटिक मीन या कोई एवरेज जो है वो डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा डेटा जो है वो बेटर है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एक सेंटेंस आपने याद रखना है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज, यानी जो डेटा वैल्यूज हैं उनका किस कदर डिस्टेंस है उसके सेंट्रल वैल्यू यानी उसकी एवरेज से। तो हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम डेफिनेशन पहले उसकी एक सेंटेंस के तौर पर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो क्या है, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप गैप भी समझ सकते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज का मतलब यह है कि सेंट्रल वैल्यू से जो एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो उस वैल्यू से हर वैल्यू का डिफरेंस या डिस्टेंस या गैप कितना ज्यादा। सो आप इसको जनरलाइज्ड वे में इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिस्पर्शन को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट मींस के यू आर चेकिंग द वेरिएशन ऑफ द डेटा। अब वेरिएशन को हम स्प्रेडनेस पे भी देख सकते हैं, यानी कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, कहां से, वो एवरेज वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। सो एवरेज से आपने हमेशा ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि इस डिस्पर्शन का जो ताल्लुक है वो एवरेज के डिस्टेंस यानी उसकी स्प्रेड से उसके डेविएशन के साथ। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है डेटा 1, इसमें कुछ वैल्यूज हैं। कौन सी? 1 है, 4 है, 5 है, 19 है और 21 है। ठीक है, इसकी जरा एवरेज देखें कैलकुलेट करके। एवरेज का वही फॉर्मूला सिंपल, x बार दैट इज सिग्मा x ओवर n। चूंकि ये मैं फर्स्ट डेटा के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां मैं x1 बार कर देता हूं इसको, और यहां पर भी वैल्यूज और उनकी जो नोटेशंस है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ n के साथ हमने ये देख दिया। अब अगर आप इसको देखें, कैलकुलेट करें, इन सारी वैल्यूज को प्लस करें। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 19 इट इज 29, 29 और 21 जब ये एड अप होते हैं तो आपके पास देखें क्या वैल्यू आती है, ये 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे चलें। अब अगला हम नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं, दैट इज डेटा 2। अब डेटा 2 के लिए भी आप देखें, कोई हम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगला लेते हैं, दैट इज 5,
15, 12, 8, 12 और फिर मेरे पास ये 10 आ गए। तो जरा देखें, इसको भी उसी तरह उसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। x बार यहां पर x बार 2 हो जाएगा, दैट इज सिग्मा x2 ओवर n2, दैट इज, अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 15 और 5 20, 28, 30, 40 एंड ये भी हमारे पास क्या है, इसका सम 50 आ रहा है, और इसको डिवाइडेड बाय 5 करें तो यहाँ 10। ये वो सिचुएशन है जिसकी मैं अभी बात भी कर रहा था आपसे, कि अगर अब आपने चूज करना है कि विच इज बेटर, डेटा 1 और डेटा 2, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनकी एवरेज जो हमारे पास जो आ रही है वो 10 आ रही है, इसकी एवरेज भी 10 आ रही है। अब इन दोनों में से अगर आपने चूज करना है तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा डिस्पर्शन को। वो डिस्पर्शन और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से आ रहा है, डिस्टेंस से, डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज। अब इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट अपने अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां से आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली इस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस डिस्टेंस को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहां पर, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वहां क्या हो रहा है। साथ में मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट भी करूंगा, लेकिन उसको बनते हुए आपने देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप जरा गौर से देखिए। मैं फर्स्ट डेटा को अगर कंसिडर कर रहा हूं, देखिए उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, 10, ठीक है। अब इस 10 से मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये कहां से आया 10, देखिए हमारे पास 1 भी है, ठीक है, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, और उसके बाद 19 है और 21 है। तो 21, अब देखना गौर से देखिएगा, मैं इसका जरा कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्टेंस, जो हमने बात इस बोर्ड के हवाले से की थी। तो यहां देखें 1 और 10 का जो डिस्टेंस है वो कितना आपको आ रहा है नजर, 9। ये डिस्टेंस यानी मैं डिफरेंस को ही कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखें 10 और 4 का जो डिस्टेंस है दैट इज 6, और यहां पर 10 और 5 का 5, और 19 और 10 का 9, और फिर उसके बाद ये 11। आप जरा गौर करें कि फर्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है सेंट्रल वैल्यू से वो 9 है, सेकंड वैल्यू का डिस्टेंस या डिफरेंस 6 है, और थर्ड वैल्यू का 5 है, फोर्थ वैल्यू का 9 है, और लास्ट वैल्यू का 11 है। अब आपने इसको माइंड के अंदर रखना है। अब जरा सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ हम मूव करेंगे, वहां देखें जरा कि वहां क्या हो रहा है, कि उसकी भी एवरेज जो है वो हमारे पास जो है वो 10 ही थी, तो अब मैं यहां पर 10 ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा उसकी लुक चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेहतर हो जाए। अच्छा जी, देखिए जरा ये वैल्यूज कौन कौन सी थी, ये हमारे पास वैल्यूज थी जनाब 5, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 8, ये 12 और फिर ये 10। जरा गौर से देखिए, फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, सेकंड वैल्यू का 5, थर्ड वैल्यू का 2, और फोर्थ वैल्यू का भी 2, और इसका 0। अब जरा गौर करना है आपने कि इन डिस्टेंसेस को मैं जरा एक लिस्ट के अंदर जब मैं पुट अप करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 9, 6, 5, 9 और 11, ये वो डिस्टेंसेस हैं जिस डिस्टेंस की बात हमने फर्स्ट वो डेफिनेशन के अंदर भी की, यानी मैंने यहां पर जो लिखा ना डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इसको जरा माइंड के अंदर रखना आपने कि किस तरह ये बात हो रही। ओके, अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब जरा इस सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें, इस सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में देखें डिस्टेंसेस 5, 5, 2, 2 और 0। जरा गौर करना आपने कि जब मैं फर्स्ट सेट को देखता हूं तो उसके डिस्टेंसेस को मैच करें सेकंड सेट के साथ, किसका डिस्टेंस आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ऑब्वियसली आप देखें फर्स्ट का,
क्योंकि यहाँ 9 का डिस्टेंस है, 6 का है, 5 का है, 9 का, 11 का, और यहां पर देखें 5 5 2 2 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एवरेजेस सेम भी हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि डेटा 2 1 नॉट 2 इज बेटर देन द डेटा 1। रीजन उसकी डिस्पर्शन। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्पर्शन जो है एज कंपेयर डेटा 1 जो है वो कम है। सो इसका मतलब है यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने माइंड के अंदर रखनी है, वो क्या कि जो डिस्पर्शन है वो बेटरनेस के साथ, या हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी का इनवर्स है। यानी जब भी हम देखेंगे कि अगर आपने कंसिस्टेंसी या बेटरनेस को चेक करना है विद रेफरेंस टू द डिस्पर्शन, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, आप ये कह सकते हो। यानी जैसे जैसे डिस्पर्शन इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब है उसकी कंसिस्टेंसी डाउन हो। या इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि अगर आपकी जो है वो डिस्पर्शन कम हो तो कंसिस्टेंसी इंक्रीज करेगी, बेटरनेस उसकी इंक्रीज करेगी। क्लियर होगी बात? अब हम उसकी डिस्पर्शन की हम टाइप्स की तरफ मूव करेंगे, अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी उसकी डेफिनेशन डिस्कस की और एक एग्जांपल से हमने अंडरस्टैंड किया कि डिस्पर्शन जो है वो क्या चीज है। अब आगे हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड सेकंड इज रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। So there are two types of dispersions. One is absolute dispersion and second is relative dispersion. अब इन दोनों में फर्क क्या है, हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे? So first one is your absolute dispersion. एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये लफ्ज एक देखना है बहुत ध्यान से। दिस इज एब्सोल्यूट। यानी एब्सोल्यूट क्या चीज है? देखें, मैं हमेशा से एक बात स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सब्जेक्ट, वो मुश्किल होता चला जाता है। सो यहां पर जरा जहन में रखना कि एब्सोल्यूट को आप स्टैटिस्टिक्स की बजाय इन जनरल पैटर्न जो है अंडरस्टैंड करें तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट का मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, जिसको हम उर्दू में शायद मुतलिक भी कहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है? ऐसी डिस्पर्शन जिसमें मेजर्स जो है वो विद यूनिट्स आ रही हो। अब जरा सोचें माइंड के अंदर कि कोई कैलकुलेशन की आपने और उसका आंसर कैलकुलेट किया और वो यूनिट्स के अंदर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें जो यूनिट्स आ रहे हैं उनको साथ साथ कंसिडर कर रहे हैं आप। जब उन यूनिट्स को कंसिडर करेंगे तो ही उसका आंसर जो है एंड में जब निकलेगा तो वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं किसमें? एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस के अंदर, तो उसमें आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आ रहा होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम नंबर जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, उनकी हमने इनकम अगर कैलकुलेट करनी है, जरा सोचें एवरेज इनकम उसकी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आता है? देखें, सब के सब रुपीस में कमा रहे हैं, तो जब हम रुपीस को 1 बाय 1 देखेंगे, उनको एड अप करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये मैंने यूनिट की एग्जांपल दी आपको कि यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आंसर में यूनिट किस तरह इन्वॉल्व होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरेज इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें एक ग्रुप की, जो हम जिस ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं उसकी से 25,000 है। अब वो 25,000 रुपीज में होगा, क्योंकि हमने पीछे जब उनकी डेटा वैल्यूज को कंसिडर किया वो सारी की सारी रुपीज में है। किसी की मे बी 20,000 हो, किसी की 30,000 हो, किसी की 35,000 है, किसी की 32,000 है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, सो
इन सारी वैल्यूज को जब आप कंसिडर करते हुए आंसर निकालते हो तो उसका आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आ रहा है, यानी रुपीस में आ रहा है, ठीक है। सो जब भी कैलकुलेशंस होंगी डिस्पर्शन की और वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट आंसर आ रहा है, इसका मतलब है यू आर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस, ठीक है। सो आप एक वर्ड याद रख लें, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यानी इसकी जो कैलकुलेशन है वो यूनिट्स की फॉर्म में आती है। अब इसकी हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 रेंज, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम क्यू डॉट डी से डिनोट करते हैं। मीन डेविएशन, इसको हम एम डॉट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस, जिसको हम वी से भी डिनोट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सो दीज आर द 5 मेजरमेंट्स। कौन कौन सी? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस एंड देन फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जब भी हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस को कैलकुलेट करना है तो हम इन 5 मेजर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन 5 ये क्या है, इनके क्या फॉर्मूलाज हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप इनके नाम याद रखें और उनकी नोटेशंस को ज़हन में रखें कि इनकी नोटेशंस जो है वो क्या है, ठीक हो गया। सो आगे अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन। जी स्टूडेंट्स, हमने 2 में से एक टाइप जो है वो डिस्कस की, वो थी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? रिलेटिव डिस्पर्शन की तरफ, ठीक है। वो देखें, अगर आप गौर करें, पीछे मैंने लिखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ dispersions, one is absolute and second one is relative dispersion. So अब हम relative dispersion को देखते हैं कि relative dispersion क्या चीज है। relative dispersion, relative dispersion और absolute dispersion का डिफरेंस जो है वो उसी लफ्ज से जो हमने absolute में यूज किया था, कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं और उसका आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आंसर यूनिट्स में ना आए तो फिर ऐसी डिस्पर्शंस को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डिस्पर्शंस। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डिस्पर्शंस हैं वो यूनिटलेस होती हैं, उनमें यूनिट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब रीजन क्या है कि उसमें यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो रेशियोज होती हैं। और आमतौर पर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी, रेशो। रेशो जो है वो आमतौर पर जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और वो रेशो जो है वो फाइनली फिर परसेंटेजेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती हैं। सो आप ये 3 लफ्ज याद रखें। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये एक यूनिटलेस मेजरमेंट है। उसके बाद ये आपकी रेशोज होती हैं, और फाइनली फिर क्या है कि एक्सप्रेस्ड दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज, इसको हम ये साइन भी जो है वो हम इसका यूज करते हैं। ठीक होगी बात। यानी रिलेटिव डिस्पर्शन में आपने इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। वो क्या कि दे आर यूनिटलेस मेजरमेंट्स, दे आर रेशियोज एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक होगी बात। अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं या इसके कुछ कैलकुलेशन मेथड्स हैं। इसको हम किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देखिए जरा। Number 1 is coefficient of range। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 coefficient of quartile deviation। Number 3 coefficient of mean deviation। Number 4 coefficient of standard deviation। And number 5 is coefficient of variation। अगर आप गौर करें coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation and coefficient of variation, तो आपके माइंड में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की नाम नहीं आ रहे? देखें एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कौन कौन सी थी? नंबर 1 रेंज, तो उसी से रिलेटेड जो है वो रिलेटिव डिस्पर्शन कौन सी है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक हो गया। सेकंड वन थी क्वार्टाइल डेविएशन, यहां पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। वहां पर नंबर 3 पर क्या था? मीन डेविएशन, यहां पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कोएफिशिएंट का लफ्ज आ जाएगा तो इसका मतलब है यू आर कैलकुलेटिंग रिलेटिव डिस्पर्शंस, और चूंकि रिलेटिव डिस्पर्शंस है वो इन टर्म्स ऑफ रेशियोज होती हैं। रेशियोज का मतलब है कि कोई फ्रैक्शन होगी, ठीक है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस्तेमाल कर रहे होंगे, सो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला भी उसी अंदाज में चलेगा। ठीक है। सो आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि देयर आर सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट एंड देयर आर सम डिस्पर्शन मेजरमेंट्स, और वो कौन कौन सी हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देन फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को बड़ा क्लियरली माइंड के अंदर रखना है आपने कि जब भी वेरिएशन को कैलकुलेट करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। आप एब्सोल्यूट मेजर्स करना चाह रहे हैं, आप रिलेटिव मेजर्स करना चाह रहे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने एब्सोल्यूट करनी है या हमने रिलेटिव करनी है? सो माइंड इट कि जब भी आपने सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कैलकुलेशंस करनी है तो वो हमेशा एब्सोल्यूट होंगी, क्योंकि उसका नाम देखिए एब्सोल्यूट का मतलब ही सिंगल है। ठीक है। सो इसलिए वहां से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो फिर आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम रिलेटिव मेजर्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो यहां पर आपका खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी। कोशिश करें जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करें तो उसके जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रखें, क्योंकि उसमें रेफरेंस होता है
और वो रेफरेंस जो है वो आपके प्रीवियस लेक्चर्स के मुतालिक होता है। और अगर आपका प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है तो इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।